क्या हाल चाल? आवाज वगैरह आ रही है? चलो जी, भानु गुप्ता जी ढंग से बैठो, फालतू नहीं। चले, अब सुनना जी। आज मैं एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं आपसे। पहली बात, क्या आप देखो वॉइस अब सही है? चले, सबसे पहली बात क्या, देखो कि रिसेंटली आई केम अक्रॉस सर्टेन केसेस जहां पर कुछ बच्चों के आइदर माताजी नहीं है या पिताजी नहीं है, या इनफैक्ट एक तो एक केस ऐसा भी आया जहां दोनों नहीं है, बट बच्चों ने बावजूद इसके हार नहीं मानी और अपने उन माता पिता के सपने को पूरा करने की कोशिश की। इनफैक्ट एक स्टूडेंट तो मेरे पास ऐसा आया जिसने कहा कि सर मुझे थोड़ी गाइडेंस चाहिए। मैंने कहा बेटा तू क्लासेस भी ले। कहने लगा सर क्लासेस लूँगा और पूरी फ़ी पे करूँगा तब लूँगा। मैंने कहा ऐसा मत कर, तो बाद में दे दियो मुझे फ़ी। कहने लगा नहीं सर पूरी दूंगा। ना उसके माताजी थे ना पिताजी थे। मतलब हैट्स ऑफ टू दी स्टूडेंट्स। बट अब मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा हो, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो आपको लगता है पढ़ने में बहुत अच्छा हो, घरेलू कोई ऐसी है जो इशू है जो मैंने बताया कि अगर माताजी नहीं है या दोनों पेरेंट्स नहीं हैं या पिताजी नहीं हैं, तो ऐसा कोई भी अगर आपकी नज़र में हो तो आप उसे मुझे रेफ़र ज़रूर करवाइएगा और हम कोशिश करेंगे कि उसका सीए इंटर का सारा जो कोचिंग का है और सीए फाइनल का जो है वो हम लोग बियर कर सकें। हम लोग मतलब मेरा मतलब है कि हम लोग मतलब अमित पोपली क्लासेस की तरफ से। मगर एक कंडीशन है, जरूर बताना उस स्टूडेंट को, एक कंडीशन जरूर बताना। वो कंडीशन ये है, उसे कहना पोपली पैसे अपने वापस लेगा, 1-1 रुपया वापस लेगा जब वो सीए बन जाएगा, जब वो अच्छा कमाने लग जाएगा। उस वक्त कोई ब्याज नहीं, जो पैसा लगेगा वो मैं वापस ले लूंगा उससे। समझो कि उसे मैंने कुछ समय के लिए उधार दिया होगा। मैं चाहता हूं कि आप ये मैसेज, अगर आपकी नज़र में कोई भी हो तो ज़रूर रेफ़र करें मुझे। मेरी टीम कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़रूर देखेगी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के बाद हम लोग उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। बट उसे कह देना, अंडरटेकिंग जरूर लेंगे हम लोग कि जिस दिन कमाने लगेगा बहुत अच्छा, उस दिन अमाउंट वापस कर दे विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चाहता हूं कि पुण्य का काम आप ही के हाथों से हो। मैं तो एक जरिया हूं, मैं तो क्या हूं, मैं तो केवल एक उधार दे रहा हूं बस। पुण्य के भागी आप ही बने। मेरा काम तो केवल उधार देना है, पैसा उधार दे रहा हूं, बिना ब्याज के वापस ले लूंगा, किसी के पास रखवा रहा हूं बस, और क्या। ठीक है? तो बस, तो अब ये देख लेना, कोई भी अगर आपके उसमें हो जान पहचान में, तो प्लीज मेक श्योर जेन्युइन केस हो जो। ठीक है? फिलहाल अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और इस पुण्य के भागी बन जरूर जाना। उस पुण्य तुम्हारा ही होगा सारा, ध्यान रखना। अब अपन लोग कथा को बढ़ाते हैं आगे। अभी तक हम कर चुके हैं सेक्शन 62 तक की रिवीजन शेयर्स की।
आज हम सेक्शन 63 और सेक्शन 70 तक करेंगे। 71 आज नहीं कराऊंगा मैं, 71 नहीं कराऊंगा आज मैं, उसे डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स का चैप्टर एक साथ लूंगा, वहीं कराऊंगा। ठीक है सुनना। हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 63, जिसका नाम है बोनस शेयर्स। जो भी मुझसे पढ़े हैं वो अपनी बुक में पैरा नंबर 9.13 निकाल लीजिए। पैरा नंबर 9.13, जहां पर बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और जो मुझसे नहीं पढ़े हुए वो बेटा एक काम करेंगे, वो अपनी सर की जो भी सर है आपके या फिर स्टडी मटेरियल वो निकाल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बोनस शेयर्स क्या होते हैं। बोनस शेयर्स जब मैं बात करता हूं तो यानी कि जब कंपनी, फॉर एग्जांपल, बड़ी सीधी सी बात है कि मैं हमेशा इसका एक एग्जांपल देता हूं। वो क्या कि एक बात बताओ कि अगर मैं चेहरे के आगे शीशे के आगे जाके खड़ा हो जाऊं तो मुझे बताओ मुझे क्या नजर आएगा। क्या मैं कह सकता हूं वही एक हसीन आदमी, वही दुबला पतला सा आदमी, वही लंबे लंबे बाल, पीछे जुड़ा हुआ बना हुआ, क्या वही नजर आएगा? बोलो ना हाँ। अरे भाई बोलो ना हाँ। तो शीशे के सामने जाते ही मुझे बिल्कुल अपने जैसा या फिर बिल्कुल यूनिफॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट मुझे एक व्यक्ति नजर आएगा। इसे कहते हैं, अगर आपको ऐसा दिख जाए तो आप कहेंगे एक पोपली के साथ दूसरा पोपली फ्री, यानी कि बोनस में मिला है। तो यही इन शेयर्स का हल है। बोनस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि यूनिफॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट होते हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, यानी कि उतनी ही पेड अप वैल्यू, उतनी ही नॉमिनल वैल्यू, बिल्कुल उसी क्लास के शेयर्स होते हैं। इन्हें अपन लोग बोनस शेयर्स का नाम देते हैं। अब बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं देखिएगा। कंडीशंस क्या है हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी का वो ऑथराइज करेगा ये बोनस इशू, यानी कि अगर आर्टिकल ने ऑथराइजेशन नहीं किया तो पहले आर्टिकल से ऑथराइजेशन आपको लेना पड़ेगा, यानी कि पास करो स्पेशल रेजोल्यूशन और आर्टिकल में ऑथराइजेशन लो। ठीक है। दूसरा, सोर्सेस। बोनस इशू कहां से इशू होते हैं? पहला सोर्स है इसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा है वो। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज भी बोनस इशू में होता है, और इसका तो जन्म ही इसलिए हुआ है ना, सीआरआर का। इसका तो जन्म का मतलब ही एक है क्या कि ये बोनस के रूप में यूज होता है। ठीक हो गई इतनी बात? चले बस, ये फालतू की बात है। भरत गोयल, ये क्लास YouTube पे रहेगी। अबे जब अब देख रहा है नालायक तो YouTube पे क्यों देखेगा? वेला है जिंदगी में? क्या पीएचडी करनी है तूने लॉ में? पहले यहां ध्यान दे। अब लॉ YouTube पे रहेगी ना? अरे यार, जिंदगी में वर्तमान में जीना सीख, नालायक। चले आगे बढ़ते हैं। बोनस इशू करना, ध्यान रखना, इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इससे शेयर होल्डर का ना राइट इंपैक्ट नहीं हो रहा। हमने कहा जी बहुत बड़ा राइट इंपैक्ट होता है तो एसआर पास होता है, बट इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। उल्टा शेयर होल्डर को तो एक लॉलीपॉप दे रहे हो। तो फिर कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? केवल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखना, सेबी की अगर लिस्टेड आप कंपनी है तो आपको सेबी की गाइडलाइंस को पालन करना पड़ेगा। अब वो गाइडलाइंस क्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आगे। शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। भाई साहब मैंने कहा बोनस मतलब यूनिफॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट। अच्छा एक बात सुनो, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊं तो भाई मैंने तो पहनी हुई है टी शर्ट, बट वो शीशे वाला जो पोपली है ना उसके 6 पैक ऐप नजर आ रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो, और वो बिना टी शर्ट के हो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं नहीं, अरे भैया नहीं। क्यों? क्योंकि वो जैसा सामने वाला है वैसा ही वही होगा। बड़ी सीधी सी बात है। सिमिलरली मैंने कहा ना बोनस यूनिफॉर्म शेयर्स की तरह होते हैं, इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म शेयर्स की तरह हैं। अगर आपने पार्टली पेड अप शेयर्स पे बोनस देना शुरू कर दिया तो भाई साहब भयंकर संकट उठ जाएगा। वो क्या? मेंबर्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, पेड अप वैल्यू 6 रुपए है, 10,000 शेयर एक शेयर होल्डर के पास है, आपने 10,000 शेयर उसे और दे दिए तो अब हो गए उसके पास 20,000 शेयर। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, पेड अप वैल्यू 6 रुपए। तो अब पहले उसकी लायबिलिटी क्या थी? 10 - 6 = 4, यानी कि 10,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 40,000। अब उसकी लायबिलिटी क्या है? 20,000 @ 4 मतलब 80,000। ले, बोनस दे रहे हो या तुम उसका घर तबाह कर रहे हो? तो इसलिए बोनस जब भी दिया जाएगा कभी भी पार्टली पेड अप शेयर पे नहीं दिया जाएगा। पहले उन शेयर्स को फुली पेड अप बनाओ, फुली पेड अप शेयर देके बनाकर फिर बोनस दिया जाएगा। बोलो ना हाँ। चलिए हाँ भरत गोयल, हाँ नालायक।
और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने कहा शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। आगे अदर कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, कुछ और कंडीशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल में इन रिस्पेक्ट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और डेट सिक्योरिटी इशूड बाय, डेट सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर्स वगैरह में कोई भी डिफॉल्ट ना हो, डिबेंचर्स वगैरह में कोई भी डिफॉल्ट ना हो, चाहे प्रिंसिपल का हो चाहे इंटरेस्ट, कोई भी डिफॉल्ट ना हो। अस्मिता दुधेजा जी थोड़ी देर रुक जाओ, पहले अभी मैं क्वेरी हैंडल करूंगा एक के बाद एक, पहले एक सेक्शन खत्म होने दो। इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को देने के पैसे नहीं है, उन्हें आप बोनस नहीं दे रहे, उन्हें आप प्रोविडेंट फंड नहीं दे रहे, और यहाँ पर मेंबर्स को बोनस बांट, वाह 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 वाह। चलो जी, थर्ड, company has once announced the decision of its board recommending a issue shall not subsequently withdraw। पता है ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कंपनियां क्या करती थी, क्योंकि बोनस शेयर्स अनाउंस करती थी और लोग कहते थे वाह 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 क्या कंपनियां भाई साहब, 70 का शेयर 200 पार, फिर उसके बाद जब 200 पार प्रमोटर अपने शेयर बेच देते थे, अब बेच दिए, उसके बाद ये बोनस का डिसीजन वापस ले लिया, बोनस का डिसीजन वापस ले लिया। क्या ये गलत नहीं है? ये गलत था, ये चीज गलत था। तो इसलिए एक बार अगर बोनस का डिसीजन हो गया तो फिर वो वापस नहीं हो सकता। नाउ दिस इज सेक्शन 63, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन कॉल्ड एज सेक्शन 64। सेक्शन 64 मिलेगा आपको पैरा नंबर 10.5 के रूप में मिलेगा, ये आपको सेक्शन 10.5 पे आ जाएगा। सेक्शन 64 पैरा नंबर 10.5। लो जी लो, लो जी लो, लो जी लो। नोटिस टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल वगैरह। वो क्या कहता है कहता है कुछ केसेस होते हैं जब आपको नोटिस टू द रजिस्ट्रार देना पड़ता है, कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। कौन कौन से ऐसे सिनेरियो हैं जब ये नोटिस देना पड़ेगा? देखो जी, लॉ कहता है 3 सिनेरियो हैं जहां पर ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल होता है। वो 3 सिनेरियो है। पहला, जब कंपनी ने ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल किया सेक्शन 61 के मुताबिक, मतलब ऑल्ट्रेशन इन द ऑथराइज शेयर कैपिटल। जब गवर्नमेंट ने सेक्शन 62 सबसेक्शन 4 के अंदर ऑर्डर पास किया, और जिस ऑर्डर का इंपैक्ट ये था कि इंक्रीज इन द ऑथराइज शेयर कैपिटल हो रही थी, चर्चा हमने की थी सेक्शन 62 सबसेक्शन 4 की, वो हो। और जब कंपनी रिडीम करेगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को, यानी कि प्रेफरेंस शेयर का जब कंपनी ने रिडीम्पशन किया सेक्शन 55 के अंदर, इन तीनों केसेस में इट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, द कंपनी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन कि कंपनी क्या करे, नोटिस प्रेस्क्राइब फॉर्म में आरओसी के पास जमा कराए विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑल्ट्रेशन। यानी कि जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, वो रेजोल्यूशन की कॉपी जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को जमा करानी पड़ेगी। ठीक है जी। आगे नॉन कंप्लायंस, अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो कंपनी को पेनल्टी लगेगी 1000 रुपये पर डे की, ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू, और 5 लाख रुपए विच एवर इज लेस की। बताइए जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? सेक्शन 63 एंड 64। मुझे बस 10 सेकंड देना, मैं पानी ले आऊं अपना बस। दो सेक्शन देखे जी, सेक्शन 63 एंड 64। बताओ जी, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम? चलो जी, और आगे बढ़ते हैं। भाई जो मॉडरेटर साहब बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा कि हिमांशु सैनी जैसे ये 2-4 और लोगों को इस YouTube चैनल से हटा दो, क्योंकि ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी नहीं पूछ रहे, फालतू क्वेरी पूछ रहे हैं। जो फालतू क्वेरी पूछे उसे डिलीट करते जाना, रिमूव करते जाना, ताकि YouTube चैनल पे ही ना रहे। चले नहीं चाहिए, फालतू लोग नहीं चाहिए, जनरल लोग चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन 64 के बाद आप आइएगा सेक्शन 65। सेक्शन 65 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम। सेक्शन 65 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम, तो इसे करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 65 के बाद अब हम आते हैं सेक्शन 66 पर। नाउ प्लीज कम टू सेक्शन 66, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सेक्शन है। मॉडरेटर साहब
जैसे कोई विनोद वगैरह लिखे, इमीडिएटली रिमूव हिम फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, जरूरत नहीं है उसकी भी। आगे बढ़ते हैं। रिया गोयल कहते हैं जनरल मीटिंग की भी रिवीजन कराओगे? बस जनरल मीटिंग पे ही लगा रहूं या आगे भी बढ़ूं? कितनी बार करा चुके जनरल मीटिंग की रिवीजन, पता है रिया? चलो टेलीग्राम पे रहना, कल मैं लिंक सारे एक साथ फॉरवर्ड कर दूंगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सुनिएगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, पता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर 3 सिचुएशन कवर होती हैं। 3 सिचुएशन समझना, वो 3 सिचुएशंस कौन कौन सी हैं। पहला, लिखने की जरूरत नहीं है, सब सुनिएगा केवल। पहला, ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, कंपनी के शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपये, पेड अप वैल्यू है 10 रुपये। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी है 10 लाख रुपए। अब कंपनी ने कहा कि भाई साहब यहाँ 10 लाख रुपए पड़े हैं और बैंक साइड पे पड़े हैं 6 लाख रुपए, यानी कि हम अपना पैसा यूज़ कर ही नहीं पा रहे और ना ही और फ्यूचर में अब हमारा कोई एक्सपेंशन प्लान है कि हम इसे यूज़ करेंगे। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम अपनी पेड अप कैपिटल को कम कर दें। ओ माय गॉड, कम कर दें? हाँ, कंपनी ने कहा कि हम अपनी पेड अप कैपिटल को कम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें से हमारे हिसाब से हमारे 4 लाख रुपए जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, जो हमारी ज़रूरत से बाहर हैं। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं मान लीजिए 1 लाख, तो यानी कि अगर हम हर शेयर पे 4 रुपए का रिफंड कर दें तो बात बन जाएगी। हर शेयर पर 4 रुपए का रिफंड कर देते हैं। अब इससे इंपैक्ट क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस 4 लाख रुपए हो जाएगी, तो कितनी रह जाएगी? 6 लाख रुपए। क्या मैं कह सकता हूं कि ये गलत है? बिल्कुल गलत है। किसके साथ? क्रेडिटर्स के साथ। ये क्रेडिटर्स के साथ धोखा है, क्योंकि जब क्रेडिटर्स ने कंपनी में पैसा लगाया था तो उन्हें ये पता था कि कंपनी के 6 लाख की कैपिटल है, 10 लाख की कैपिटल है, तो उन्होंने अपना पैसा लगाया था। आज कंपनी अपना पैसा विड्रॉ कर रही है और क्रेडिटर्स का पैसा खड़ा कर रही है, जिससे डेट इक्विटी रेशो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि क्रेडिटर्स के लिए खतरनाक है, क्योंकि उनका पैसा कंपनी में अटक गया। तो इसलिए क्रेडिटर्स के लिए खतरनाक है। इसलिए हम देखेंगे कि सेक्शन 66 में लिखा होगा कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल केवल तभी हो सकता है जब क्रेडिटर्स की अप्रूवल आ जाए। अब मान लीजिए क्रेडिटर्स की अप्रूवल आपने ले भी ली, तो फिर अमिता पमानी प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, केवल शेयर्स की क्लास चल रही है, इससे रिलेटेड क्वेरी पूछो। अगली क्लास होगी डिबेंचर की, उससे रिलेटेड, मगर और कोई सब अभी टॉपिक से रिलेटेड बात पूछो, केवल यहां ध्यान दो। चले, और ना ही डिस्टर्ब करो और रोको। जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेरी पूछो। अब सुनना जी, तो मैंने कहा जी अब आपने क्या किया, क्या क्रेडिटर के साथ गलत है? हाँ, मान लीजिए क्रेडिटर्स की कंसेंट आपने ले भी ली, तो लॉ कहता है क्रेडिटर की शायद कंसेंट ले भी लो, इसलिए अब आपको ट्राइब्यूनल की भी कंसेंट यहाँ पर चाहिए होगी। तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिली, एक क्रेडिटर्स की अप्रूवल चाहिए और एक ट्राइब्यूनल की भी अप्रूवल चाहिए यहाँ पर। अच्छी बात है। तो ये हमने देखा कि पहला तरीका जहाँ पर रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ है, पेड अप कैपिटल को आपने कम करने की कोशिश की है। तो हम देखेंगे कि क्रेडिटर्स की अप्रूवल चाहिए, क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल देंगे नहीं, ये और बात है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, थ्योरेटिकली लॉ में लिखा हुआ है। चले, अब हुआ क्या, कंपनी ये 4 रुपए वापस करेगी तो 2 तरीके से वापस कर सकती है। पहला, -4 नॉमिनल वैल्यू में भी कर दो और पेड अप वैल्यू में भी कर दो। अगर कंपनी ऐसा किया आपने तो 6 रुपए पे अब आपने वैल्यू क्या बना दी, फुली पेड अप बना दी। 6 रुपए की फुली पेड अप होगी, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू पेड अप वैल्यू दोनों 6 रुपए हो गई। तो यानी कि आपने अपने मेंबर्स को पैसा वापस किया और उनकी लायबिलिटी हमेशा के लिए खत्म कर दी। दिस इज कॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसे क्या कहते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी। हालांकि एक तरीका यह भी बनता था कि नॉमिनल वैल्यू को वहीं रहने दो और पेड अप वैल्यू को 10 - 4 = 6 कर दो। अगर कंपनी आप ऐसे करते ना तो क्रेडिटर को फिर भी सांत्वना रहती कि 4 रुपये चलो वापस मंगा सकती है कंपनी फ्यूचर में, बट आपने ये किया तो ये तो बड़ा ही खतरनाक है। इसे एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी भी कहते हैं। ठीक हो गई बात। ये है पहला तरीका जहां पर आपने रिडक्शन ऑफ कैपिटल की। एक और तरीका भी है, वो क्या, कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल मान लीजिए है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 इक्विटी शेयर कैपिटल है और नॉमिनल वैल्यू है कितनी, 10 रुपए की। यानी कि नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए की है और पेड अप वैल्यू कितने रुपए की है, 6 रुपए की। कंपनी ने कहा ये जो 4 रुपए हमने फर्दर मंगाने हैं, ये जो 4 रुपए हमने फर्दर मंगाने हैं, कैसा हो कि अगर हम ये 4 रुपए कभी मंगाए हैं ना और नॉमिनल वैल्यू को भी 6 रुपए कर दें तो फुली पेड अप हो गए 6 रुपए पे। क्या मैं कह सकता हूं कि इससे क्रेडिटर्स का नुकसान है? यस, क्रेडिटर जब भी पैसा लगाते हैं कंपनी में तो 2 चीजें देखते हैं।
क्रेडिटर दो चीजें देखते हैं, पहला कंपनी कितना पैसा ला चुकी है पेड अप कैपिटल के रूप में, और कंपनी कितना पैसा और ला सकती है अनपेड कैपिटल के रूप में, अभी कितना पैसा और ला सकती है जो अनकॉल्ड कैपिटल के रूप में पड़ा है। दो चीजें देखते हैं। आज क्रेडिटर के साथ आपने धोखा किया और जो 4 रुपए और आ सकते थे वो आने का स्कोप ही खत्म कर दिया। कंपनी क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। तो इसलिए क्या ये चीज अलाउ है? लॉ कहता नहीं, अलाउ नहीं हो, मतलब अलाउ है सब्जेक्ट टू द क्रेडिटर्स कंसेंट। तो इसलिए इसे भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल का नाम दिया जाता है। क्या मैं कह सकता हूं कि आपने क्रेडिट मेंबर्स का क्रेडिटर का नुकसान किया है? यस। अच्छा, बड़े वाला या फिर छोटे वाला नुकसान जैसे यहाँ पे हुआ था? तो बड़े वाला। क्यों? क्योंकि परमानेंट लायबिलिटी हमेशा के लिए खत्म कर दिया आपने। दिस इज कॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसे भी, दूसरे केस को भी एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं तीसरा केस। तीसरा केस प्रैक्टिकल लाइफ में सिक कंपनी के नाम से जाना जाता है, मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? अब देखिएगा, जेड लिमिटेड एक कंपनी थी। जेड लिमिटेड एक कंपनी थी जिसकी इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी हुई थी, मान लीजिए 20 लाख। ठीक है जी। P&L का डेबिट बैलेंस था 18 लाख का। ठीक हो गई बात? कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से कहा, शेयर होल्डर अगर हम बैलेंस शीट को इस तरीके से बना दें कि इक्विटी शेयर कैपिटल को हम 20 माइनस 18 कर दें, यानी कि लॉस को अगर कैपिटल में एडजस्ट कर दें तो क्या दिक्कत तो नहीं? अब शेयर होल्डर से ये पूछा, अगर शेयर होल्डर हाँ कह देते हैं, अगर हाँ कर देते हैं शेयर होल्डर्स, तो पता है शेयर होल्डर का भी नुकसान हो सकता है और क्रेडिटर्स का भी नुकसान हो सकता है। वो कैसे? कि मान लीजिए अगले साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर कैपिटल 20 और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा 20। ठीक है, इस तरीके के प्रेजेंटेशन में P&L पड़ा हुआ है 18, P&L पड़ा हुआ है 18, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आ गया 20, 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2, तो नेट रह गया 2 का। बट यहाँ पर अगर कंपनी ने पहले ही सेट ऑफ कर दिया पिछले साल ही, तो अब अगर प्रॉफिट हुआ 20 लाख का, तो जानते हो क्या होगा? अब होगा ये कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 20, और P&L में कितना है आपका? अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 2, और P&L में कितना हुआ? 20। जानते हो अब क्रेडिटर का नुकसान कैसे हुआ? नुकसान क्रेडिटर का ऐसे हुआ कि भैया अगर कंपनी को ये प्रेजेंटेशन अलाउ कर दिया तो होगा क्या कि अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ तो सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में मेंबर खा सकते हैं। अगर डिविडेंड के रूप में सब खा लिया, सब कुछ कम हो जाएगा, जिससे डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। परंतु अगर मैं कहूँ कि ये वाला प्रेजेंटेशन अलाउ किया तो डिविडेंड कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए कंपनी को ये वाला प्रेजेंटेशन अलाउ करना क्रेडिटर का नुकसान है, क्योंकि फ्यूचर में चलकर कंपनी सारा का सारा डिविडेंड के रूप में खा जाएगी और मेंबर्स को बांट देगी। क्रेडिटर का नुकसान है, तो इसलिए इसे भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहा जाता है। परंतु यहाँ पर मेंबर्स का नुकसान भी हो सकता है। कैसे? आपने ये नहीं पूछा कि 18 लाख का लॉस एडजस्ट कैसे हुआ। ऐसे हुआ कि लॉस कितना था? 18 लाख का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2 लाख। तो यानी कि 9 रुपये पर शेयर का लॉस हुआ है। 9 रुपये पर शेयर का लॉस हुआ है। कितना? 9 रुपये पर शेयर का। ठीक है ना? चलिए अब सुनिएगा। ये 9 रुपये पर शेयर के लॉस को आप कैसे बांट सकते हो कंपनी में? कुछ इस तरीके से कि नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। पेड अप वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। आपने कहा -9 -9, इसे भी 1 कर दिया, इसे भी 1 कर दिया, या फिर 10 10 -9 कर दिया, ये 10 रुपये रहने दिया। तो यानी कि नॉमिनल वैल्यू को चेंज नहीं किया, केवल पेड अप वैल्यू को चेंज किया। अगर तो आपने नॉमिनल और पेड अप दोनों को चेंज किया तो इसे कहते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी। एक्सटिंग्विशमेंट, क्योंकि आपने परमानेंट लायबिलिटी घटा दी। अब अगर आपने नॉमिनल वैल्यू सेम रहने दी, पेड अप वैल्यू को माइनस कम किया, तो ये मेंबर का नुकसान है यहाँ पर। और मेंबर का नुकसान है क्यों? क्योंकि वो पहले ही 10 रुपये ले आए थे, पेड अप वैल्यू फुल कर ली थी उन्होंने, परंतु आपने 9 रुपये का लॉस उनको बांटकर उनकी पेड अप कैपिटल को 1 रुपया कर दिया और नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये रहने दिया, यानी कि 9 रुपये दोबारा मेंबर से आप मंगाओगे। तो मेंबर का नुकसान छुपा है। यस, तीनों कंडीशन में, इस तीसरी कंडीशन में, इस सिचुएशन में मेंबर का भी नुकसान छुपा है। इसलिए जब जब रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है तब तब स्पेशल रेजोल्यूशन की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं कह सकता हूं 3 तरीके की रिक्वायरमेंट निकल के आई, 3 तरीके की सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन कौन सी है? कंपनी के पास पैसा पड़ा है, कंपनी वापस करना चाह रही है। दूसरी कंडीशन, कंपनी के पास अनकॉल्ड कैपिटल है, कंपनी ने कहा आप कभी मंगाएंगे ही नहीं। कंपनी की बैलेंस शीट में लॉस छुपा है, कंपनी उस लॉस को अपने मेंबर्स को बांट रही है।
अब मैं कहता हूं कि यहां पर चाहिए क्या, क्रेडिटर्स की अप्रूवल भी चाहिए, ट्राइब्यूनल की अप्रूवल भी चाहिए, और अब हमें पता लगा कि मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। चले सेक्शन 66 के वर्डिंग्स को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं सेक्शन 66? कंपनी में बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन, लो जी स्पेशल रेजोल्यूशन, रिड्यूस द शेयर कैपिटल कैसे? पहला, एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स कैपिटल नॉट पेड अप। हाँ जी, यानी कि जो अनपेड शेयर कैपिटल है कंपनी उसे एक्सटिंग्विश कर सकती है। जो अनपेड, सिचुएशन नंबर 2 जो मैंने बताया था, जो मैंने सिचुएशन नंबर 2 बताया था कि कंपनी चाहे तो माइनस कर सकती है अनपेड शेयर कैपिटल, जो मतलब 10 रुपए की इक्विटी शेयर के 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू था और ऑलरेडी पेड अप वैल्यू 6 रुपए था, तो कंपनी उसमें से -4 रुपए कर सकती है, ये वो कह रहा है। तो एक्सटिंग्विश द लायबिलिटी। दूसरा कहता है आइदर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशमेंट, यानी कि दोनों केसेस पॉसिबल हैं, विद एक्सटिंग्विशमेंट भी विदाउट एक्सटिंग्विशमेंट भी रिड्यूस कर सकती है लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर। कैसे? कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब P&L का डेबिट बैलेंस, और अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट, मतलब ऐसी एसेट मतलब ऐसी आइटम जिसके अगेंस्ट में कोई एसेट ना हो। वो कौन सी है अनअवेलेबल एसेट? कौन सी है? कौन सी है एसेट जो कि अवेलेबल नहीं है या अनरिप्रेजेंटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अगेन तो कंपनी कैंसिल कर सकती है एनी पेड अप शेयर कैपिटल जो कि लॉस्ट हो चुकी है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस। सिचुएशन नंबर 3 की चर्चा कर रहा है, जब कंपनी ने कैपिटल में से इक्विटी शेयर कैपिटल 20 में से लॉस 18 लाख का घटा के इसे 2 लाख कर दिया, तो लॉस को एडजस्ट कर दिया। दो सिचुएशन थी यहाँ पर, एक्सटिंग्विशमेंट भी हो सकता है और बिना एक्सटिंग्विशमेंट के भी हो सकती है। एक्सटिंग्विशमेंट मतलब परमानेंट लायबिलिटी रिड्यूस कर दी, नॉमिनल वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों, और बिना एक्सटिंग्विशमेंट के मतलब केवल नॉमिनल वैल्यू वही रहने दी और पेड अप वैल्यू को कम किया। फिर तीसरा समझिएगा जी, तीसरा कहता है पे ऑफ एनी पेड अप कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी वापस कर सकती है पैसा जो इन एक्सेस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट है। दोनों केसेस पॉसिबल है, एक्सटिंग्विशमेंट हो भी सकता है और एक्सटिंग्विशमेंट नहीं भी हो सकता है। एक्सटिंग्विशमेंट कब होगा? जब कंपनी पेड अप और नॉमिनल दोनों कम कर देगी, और नहीं होगा, कब नहीं होगा एक्सटिंग्विशमेंट? जब पेड अप वैल्यू कम करेगी, नॉमिनल वैल्यू सेम रहने देगी। अच्छा, प्रोवाइडेड एंड नो सच रिडक्शन शैल बी मेड इफ द कंपनी इज एन एरियर। ध्यान रखना ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल बना सकता है। वो इज एन एरियर इन द रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट और इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन, यानी कि कंपनी ने अगर डिपॉजिट का डिफॉल्ट कर रखा है, डिपॉजिट का डिफॉल्ट कर रखा है, उन पे इंटरेस्ट का डिफॉल्ट कर रखा है, तो कंपनी आप ऐसा नहीं कर सकते, रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते हो आप। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आई। ठीक है, आगे अब प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या है? पहले आपको एसआर पास करना पड़ेगा, दूसरा ट्राइब्यूनल को नोटिस देना पड़ेगा कि ट्राइब्यूनल हम ऐसा करना चाहते हैं। जैसे ही आप ट्राइब्यूनल को नोटिस देंगे, ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल इमीडिएटली आपके नोटिस के बेसिस पर उस नोटिस के बारे में इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेबी को कि लो जी, एक व्यक्ति है, एक कंपनी है जो कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना चाहती है, और साथ में क्रेडिटर को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप कोई रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप कोई अपना पक्ष रखना चाहते हैं। अब पक्ष रखने के लिए 3 लोग हैं, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा सेबी, तीसरा क्रेडिटर। इन तीनों के पास 3 महीने का वक्त है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। 3 महीने का वक्त है अपना रिप्रेजेंटेशन देने का। अगर मान लीजिए कोई रिप्रेजेंटेशन इनकी तरफ से 3 महीने में नहीं आता, तो माना जाएगा कि इन लोगों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के ऊपर इन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। बट ट्राइब्यूनल 3 महीने के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल ये इंश्योर करेगा कि क्रेडिटर्स की मीटिंग हो जाए। उस क्रेडिटर्स की मीटिंग में कोशिश की जाएगी कि या तो कंसेंट ले ली जाए क्रेडिटर्स की, कंसेंट की हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या फिर उनको डेट को सिक्योर्ड कर दिया जाए ताकि क्रेडिटर का पैसा डूबे ना, उनके पैसे को सिक्योर्ड कर दिया जाए, और या फिर उनकी लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया जाए। क्रेडिटर की मीटिंग में ट्राइब्यूनल की ये कोशिश रहेगी कि या तो उनकी कंसेंट ले ली जाए, या उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाए, या फिर उनके डेट को डिस्चार्ज कर दिया जाए। ठीक है, आगे सबमिशन टू आरओसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। कंपनी ट्राइब्यूनल का जब ओके आ जाएगा
कि हाँ जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकते हो, तो कंपनी क्या करेगी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ट्राइब्यूनल। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब होता है कि भैया कोर्ट के अंदर से जो कॉपी निकलेगी, सर्टिफाइड कोर्ट का एक ऑफिसर होते हैं जो कि सर्टिफाइड करके देते हैं, अपनी स्टैंप लगा के देते हैं, उस सर्टिफाइड कॉपी को आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट करोगे, सर्टिफाइड कॉपी को विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ द ऑर्डर। रजिस्ट्रार इसे रजिस्टर करेगा और सर्टिफिकेट इफेक्ट में इशू करेगा कि कंपनी की रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो गई है। अब समझना लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्शन बाय द क्रेडिटर्स। ये पॉइंट कहता है कि मान लीजिए अब जब आप क्रेडिटर्स की मीटिंग बुला रहे थे तो क्रेडिटर की मीटिंग बुलाते हुए कोई ऐसा क्रेडिटर था जो बुलाने से रह गया, चाहे अपनी गलती से या कंपनी की गलती से। मान लीजिए कोई क्रेडिटर रह गया, कंपनी ने बुलाया था वो नहीं आ पाया, अब बाद में उसने कहा कंपनी मेरा पैसा रह गया है, उसने कहा जी कंपनी मेरा पैसा रह गया है, मुझे मेरा पैसा दो। कंपनी ने कहा हमारे पास तो है नहीं अब पैसा, हमारे पास तो नहीं है। अब लॉ कहता है कि भैया देखो ऐसा है, अगर कंपनी तुमने उसे डिफॉल्ट किया उस क्रेडिटर को पेमेंट में, तो डिफॉल्ट करते ही वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने का अधिकारी है। आज के डेट में अगर कंपनी डिफॉल्ट करे तो उसका क्रेडिटर कंपनी के खिलाफ एक्शन लेता है, कौन से एक्ट में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट के सेक्शन 6 के अंदर। यानी कि जितनी रिलायंस कम्युनिकेशन है, जितनी कंपनियां हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गई, भूषण स्टील हो गई, एसआर स्टील हो गई, इन सब में इनके क्रेडिटर्स ने एक्शन लिया है। कहाँ पर, सेक्शन 6 ऑफ द जेट एयरवेज हो गई, सेक्शन 6 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत। ठीक है, तो अब क्या करेगी कंपनी, अब अगर इस व्यक्ति का डेट जो है उसका डिफॉल्ट हुआ तो ये कंपनी तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकता है, ये कंपनी तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसलिए कंपनी तुम्हारी अब ये जिम्मेदारी बनेगी क्या, कि हर वो मेंबर जिसने पेड अप शेयर कैपिटल लानी है, जिसका अनपेड अमाउंट है वो लाए, या फिर एसेट्स को बेचा जाए, क्योंकि इस मेंबर को आपने वैसे ही पे करना है कि मान के चलेंगे कि जैसे कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और लिक्विडेशन के टाइम पर जैसे एसेट्स बेच के लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाता है ना, वैसे ही इस क्रेडिटर को आपको पे करना ही करना पड़ेगा, आप इसे मना नहीं कर सकते। यानी कि चाहे क्रेडिटर अपनी गलती से छूटा हो फिर भी आप मना नहीं कर सकते, आपको उसे पे करना ही करना पड़ेगा अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं की और डिफॉल्ट कर दिया तो। पढ़िएगा, वेयर द नेम ऑफ एनी क्रेडिटर एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट टू द रिडक्शन ऑफ कैपिटल अंडर दिस सेक्शन इज बाय द रीजन ऑफ हिज इग्नोरेंस, चाहे उसी की इग्नोरेंस की वजह से छूट गया हो, द कंपनी कमिट अ डिफॉल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ आईबीसी, और कंपनी ने बाद में डिफॉल्ट कर दिया हो उसके अमाउंट के रिस्पेक्ट में, देन एवरी पर्सन हु वाज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, हर वो व्यक्ति जो कंपनी का मेंबर है, किस दिन, जिस दिन आपने ट्राइब्यूनल के डिसीजन की कॉपी आरओसी को दी थी, उस दिन जो भी कंपनी के मेंबर थे हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंट्रीब्यूट करे ताकि इस क्रेडिटर का अमाउंट पे ऑफ किया जा सके। कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करे, जो कि वो वाइंडिंग अप में लाने के लिए लाइबल है, जो कि वाइंडिंग अप में लाने के लिए लाइबल है। फॉर एग्जांपल जितना भी उसका अनपेड अमाउंट है वो पे ऑफ करेगा अपने शेयर पर ताकि इस क्रेडिटर को पे ऑफ किया जा सके। चले, और अगर मान लीजिए क्रेडिटर्स, मान लीजिए मेंबर के पास कुछ भी नहीं पड़ा लाने को, तो कंपनी के एसेट्स को बेच दूंगा फिर मैं। यानी कि या तो मेंबर लाए, पास्ट मेंबर लाए, या फिर मैं उसकी एसेट्स वगैरह को बेच के रिकवरी करूंगा ही करूंगा। चले, तो दोबारा पढ़िएगा एक बार। मैंने कहा जी हर मेंबर जो कि लिस्ट ऑफ द मेंबर में आ रहा है, कौन से लिस्ट की, जो जिस दिन आपने आरओसी को लिस्ट फॉरवर्ड की थी उस लिस्ट में जो भी मेंबर आ रहे हैं उन सबको कहो कि लेके आए इतना अमाउंट जो कि वो लायबल हैं पे ऑफ करने के लिए, यानी कि जितना उनका अनपेड अमाउंट है वो पे ऑफ करने के लिए लाए। अगर मान लीजिए कंपनी के करंट मेंबर तो नहीं, एक पास्ट मेंबर था, पास्ट मेंबर, अब आपको याद होगा शेयर फोरफिट करवाने के बाद भी 1 साल तक आप लायबल रहते हो, फोरफीचर के बाद भी 1 साल तक आप लायबल रहते हो, चाहे वो शेयर री इशू हो चुके हो किसी और नए आदमी को। तो अगर वो नया आदमी नहीं पे कर पा रहा, नया मेंबर नहीं पे कर पा रहा, तो जिसके शेयर फोरफिट हुए थे वो 1 साल तक के लिए लायबल रहता है, तो फिर वो उसे पास्ट मेंबर के रूप में पकड़ लिया जाएगा, यानी कि पास्ट मेंबर भी लायबल रहेंगे ताकि इस क्रेडिटर को पे ऑफ किया जा सके। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। चले, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है वो बनता है रिडक्शन और कैंसलेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बीच में फ़र्क। कैंसलेशन ऑफ शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट हमने सेक्शन 61 में पढ़ा था, जब हमने कहा था कि जब ऑथराइज शेयर कैपिटल, अगर आपको थोड़ा याद दिलाऊं कि मान लीजिए ऑथराइज शेयर कैपिटल है 50 लाख,
कंपनी ने इशू किए, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हुई, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड हुई 48 लाख, 2 लाख रुपए अनसब्सक्राइब्ड रहा। कंपनी ने कहा हम 2 लाख अब इशू ही नहीं करेंगे, यानी कि जब कंपनी ने ऑथराइज शेयर कैपिटल को अपनी कम कर दिया, दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन और डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। परंतु रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, हमने देखा वो 3 चीजें, 3 कंडीशंस के बीच में 3 कंडीशनें क्या कहलाती हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। 3 सिचुएशन, पहला जब कंपनी एक्सेस अमाउंट वापस करना चाहे, दूसरा जब कंपनी अनपेड अमाउंट कैंसिल करना चाहे, और तीसरा जब कंपनी लॉस को एडजस्ट करना चाहे कैपिटल के अंदर। ठीक है, आगे कैंसलेशन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए सेक्शन 61 के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए सेक्शन 66 में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, क्या यहाँ पर क्रेडिटर का इंटरेस्ट अफेक्ट होता है? यस, क्योंकि क्रेडिटर्स आर कंसर्न विद द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, बट ध्यान रखना क्रेडिटर्स हैव नो इंटरेस्ट एट ऑल विद द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो इसलिए क्रेडिटर का इंटरेस्ट यहाँ पर अफेक्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कहते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल जब भी होता है तो मैं कहता हूं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नॉमिनल वैल्यू भी कम हो जाए? यस, जहां जहां मैंने नॉमिनल वैल्यू को कम किया मैंने उसे नाम दिया एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी नाम दिया। और क्या ये भी पॉसिबल है कि नॉमिनल वैल्यू कम ना हो? यस, बिल्कुल मेंटेन रखा आपने। तो यानी कि पॉसिबिलिटी है कि नॉमिनल वैल्यू कम हो, पॉसिबिलिटी है कि नॉमिनल वैल्यू कम ना हो। परंतु ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल में तो ये तो वो 5 सिचुएशन है जहां पर ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज तो होना ही होना है। तो यानी कि रिडक्शन मे और मे नॉट रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन अंडर द कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज सेक्शन 61 पिछली क्लास में बताया था, अगर 3 एलिमेंट चेंज हो जाएं, नॉमिनल वैल्यू, अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स, तो इसे ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू चेंज हो रही है, कुछ केसेस में तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज में तो होगी, तो इसलिए कैंसिलेशन में कैपिटल क्लॉज ऑल्टर होगा। यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पर ट्राइब्यूनल का अप्रूवल चाहिए, यहाँ पर ट्राइब्यूनल का अप्रूवल नहीं चाहिए। यहाँ पर पेड अप कैपिटल कम होती है, यहाँ पर पेड अप कैपिटल का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर। एक और बात ध्यान रखना, सबसे पहले मीनिंग लिखना, दोनों का मीनिंग, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मीनिंग और फिर कैंसलेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मीनिंग, उसके बाद कुछ और लिखना शुरू करना। चल बेटा, वैसे तो तेरी इस क्वेरी के बाद मुझे तुझे बैन कर देना चाहिए यहां पर। ये इस टाइम मैं मेंबरशिप का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, नालायक। ऊपर के कुछ तो डिपार्टमेंट को यूज कर, और नहीं पढ़ना तो निकल यहां से, बाकियों को तो पढ़ने दे। क्या बेवकूफ है। ध्यान रखना, लास्ट वार्निंग है अनुज, अब बैन कर दूंगा, कभी यूट्यूब चैनल पे नहीं आ पाओगे। नालायक अपना टाइम खराब करते हैं, औरों का टाइम भी खराब करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि ब्रेकफास्ट के समय पे डिनर कर रहे होते हैं। चले लोन और असिस्टेंस बाय द कंपनी, सेक्शन 66 के बाद अब हम आते हैं सेक्शन 67 पे। लोन और असिस्टेंस बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, सेक्शन 67। सेक्शन 67, लोन और असिस्टेंस बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। सेक्शन 67 का जन्म एक्चुअल में बायबैक के प्रोविजन आने से पहले हुआ था, बायबैक से पहले हुआ था। अब सेक्शन 67 क्या कहता था समझना। ये कहता था, मान लीजिए कंपनी है लिमिटेड, क्या ये लोन दे सकती है या फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है किसी पर्सन को, ताकि उसे लोन दे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे और ये उठ के कंपनी के शेयर परचेस कर ले? द आंसर इज नो। क्योंकि इससे होगा क्या कि कंपनी अपने खुद के शेयर परचेस कर रही होगी और उनकी डिमांड जनरेट करवा रही होगी। नहीं, ये अलाउ नहीं है। तो लॉ मेकर ने वही लिखा कि कंपनी कोई भी पब्लिक कंपनी ना लोन दे सकती है ना फाइनेंशियल असिस्टेंट किसी भी व्यक्ति को कि वो कंपनी के उसके होल्डिंग के शेयर खरीदे, अलाउ नहीं है। सेक्शन 67 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर नहीं लगेगा अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाए। 3 कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे नहीं लगेगा। पहला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसके इक्विटी शेयर कैपिटल में किसी भी और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ना की हो, किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट ने इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ना खरीदे हों। दूसरा,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तीनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जो बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और जो बॉडी कॉर्पोरेट से लोन लिया हुआ है, वो लोन जो है 2 इंटू पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस से ज्यादा नहीं है। 2 इंटू पेड अप कैपिटल के 2 गुना या 50 करोड़ विच एवर इज लेस से ज्यादा नहीं है, कम है, वो कम है, इज लेस देन। ठीक है। थर्ड, तीसरी कंडीशन है इस कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो उस लोन का, जो कि इसने कोई भी लोन का या एग्जिस्टिंग बोरोइंग का कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। तो अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो जाए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे सेक्शन 67 नहीं लगता है। पहली कंडीशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट ना किया हो। दूसरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जो बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर जो इंस्टीट्यूशन है, जो अदर बॉडी कॉर्पोरेट है, उनसे जो लोन लिया है वो लोन 2 गुना ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस से कम हो। और तीसरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट ना हो इन द रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग जो उसने बैंक वगैरह से ली है। ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो ये सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे नहीं लगेगा, अदरवाइज लग जाएगा। हाँ, अगर इन 3 में से एक भी पूरी ना हुई तो ये सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे भी लगेगा, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी फिर किसी और को, पर्सन को लोन नहीं दे सकती ताकि वो उसके प्राइवेट उसकी होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीद सके। फिर हमने कहा जी अच्छा, कोई भी कंपनी अपने किसी और व्यक्ति को लोन नहीं दे सकती, मगर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला, बैंकिंग कंपनी। भाई बैंकिंग कंपनी का तो काम ही लोन देना होता है, तो बैंकिंग कंपनी घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? इसलिए बैंकिंग कंपनी क्या लोन दे सकती है? आंसर इज यस, बिल्कुल दे सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में लोन दे सकती है। दूसरा, एक्विजिशन बाय ट्रस्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कंपनी ने कोई स्कीम बनाई, इस स्कीम के अंतर्गत कंपनी ने एक फंड बनाया, उस फंड में पैसा डाला और उस फंड में से कंपनी ने पैसा निकाल कर अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए यूज़ किया। कैसे? उस फंड में से पैसा यूज़ कौन करता है? कुछ एक्सपर्ट्स, जिन्हें कौन कहते हैं? ट्रस्टी। तो कंपनी ने एक फंड बनाया, फंड का दूसरा नाम होता है एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए ट्रस्टी आया। ट्रस्टी को कहा कि ये फंड हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बना है। ध्यान रखना, किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए बना है। किसके एम्प्लॉयज़ के लिए? या तो कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए बना है। और अब इस ट्रस्टी ने क्या किया कि ये क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए फंड बना था, उसने इस ट्रस्ट में से पैसा निकाला और या तो कंपनी के शेयर खरीद लिए या इसकी होल्डिंग के शेयर खरीद लिए। तो क्या ये ट्रांजैक्शन अलाउ है? यस। क्यों? क्योंकि बेनिफिट किसका है? एम्प्लॉय का, इसलिए अलाउ है। तीसरा, लोन टू एम्प्लॉय। क्या कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दे सकती है पर्सनली? यस, दे सकती है। अच्छा, क्या होगा कि अगर एम्प्लॉयज़ ने वो लोन लेकर कंपनी के शेयर खरीद लिए? लॉ कहता है ये तो डर है, अब क्या करें? इसलिए लॉ मेकर ने लिखा कि कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज़ को लोन देना चाहती है, दे सकती है, प्रोवाइडेड ये लोन नहीं दिया जाएगा किसी भी डायरेक्टर को, मैनेजर को या केएमपी को। क्योंकि ये क्या करेंगे? कंपनी से लोन लेंगे, कंपनी के शेयर खरीदेंगे रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले कंपनी के, क्योंकि इन्हें तो पता ही होगा रिजल्ट कैसा है। फिर कंपनी के शेयर खरीदेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, बेचेंगे, निकल जाएंगे। तो ये गलत है। तो इसलिए कंपनी वैसे अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दे सकती है, चाहे वो शेयर खरीदे जो मर्जी, मगर शर्त यह है कि पहला लोन नहीं दिया जाएगा डायरेक्टर को, मैनेजर को और केएमपी को। और दूसरी बात, ये जो लोन दिया जाएगा किसी भी हालत में 6 गुना ऑफ द सैलरी, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ द मंथली सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है सेक्शन 67। बताइए कोई भी दिक्कत? कल संडे है जी, और कल आपका टेस्ट आ जाएगा। पिछले संडे में इसलिए नहीं ले पाया टेस्ट क्योंकि मुझे शेयर्स के ऊपर कुछ बड़ा टेस्ट लेना था, तो इसलिए अब कल संडे को टेस्ट आएगा। लगभग 50 मार्क्स का ये टेस्ट पेपर बना है, आपका बन गया है पूरी तरह मेरी तरफ से। कल संडे को अपलोड हो जाएगा। और जो टेस्ट की क्लास है, पहले मैं बता देता हूँ, जो लोग जो यूट्यूब पे इन वीडियो को बाद में सुनेंगे, मैं पहले बोल देता हूँ, टेस्ट की वीडियो प्राइवेट वीडियो रहेगी। जो लोग मेरे साथ लाइव अटेंड करेंगे केवल वही देख पाएंगे टेस्ट, और कोई वीडियो नहीं देख पाएगा, और कोई भी उसे वीडियो को नहीं देख पाएगा। तो प्राइवेट वीडियो क्यों? क्योंकि मुझे क्या करूँ, मेरे को आपके अंदर सीरियसनेस लानी है।
तो इसलिए रिवीजन की वीडियो तो मैं यूट्यूब पे फिर भी दे रहा हूँ, टेस्ट की नहीं दूंगा। तो जो मेरे साथ टेस्ट करेंगे अच्छी बात, और नहीं करेंगे मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात है। अपने रिजल्ट के आप खुद उत्तरदायी होंगे। बस क्वेश्चन आंसर का सेशन होने वाले हैं शुरू, स्नेहा सबके सेशन होने वाले हैं। चलिए, सितंबर का पूरे महीने में आपके सारे क्वेश्चन आंसर, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वॉल्यूम नंबर 3 पूरी खत्म करवा दूंगा। पूरा सितंबर उसी पे ही है, यूट्यूब पे धड़ाधड़ क्लास होंगी। टाइम पता लग जाएगा, अभी पहले यहां पे ध्यान दो। सेक्शन 68 बायबैक का। बायबैक का मतलब होता है जब कंपनी अपने खुद के शेयर परचेज करती है। शेयर दो तरीके के होते हैं, पहला प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर्स। तो क्या कंपनी अपने खुद के शेयर परचेज कर सकती है? हाँ, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। भाई शेयर्स दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कंपनी इन दोनों को बायबैक कर सकती है। अब ये बायबैक करने की पावर दो लोगों के पास है कंपनी में। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी बायबैक करने की पावर है, और दूसरा कंपनी के पास भी बायबैक करने की पावर है। कंपनी मतलब मेंबर्स के पास भी बायबैक करने की पावर है। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बायबैक करते हैं तो ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बायबैक वो लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो केवल इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक कर सकते हैं। कहाँ तक? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स तक वो लोग बायबैक कर सकते हैं। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब कंपनी के मेंबर की बात करते हैं। तो कंपनी के मेंबर, अच्छा यहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तब जाके बायबैक हो सकता है। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन एंड बोर्ड मीटिंग। अब मैं मेंबर की बात करता हूं, तो मेंबर क्या बायबैक कर सकते हैं? हाँ, कहां तक? 25% ऑफ पेड अप। अच्छा यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिख लेना पेड अप इक्विटी कैपिटल, क्योंकि प्रेफरेंस का बायबैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकते। अब मैं मेंबर की बात करूं तो मेंबर कहां तक कर सकते हैं? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, चाहे इक्विटी या प्रेफरेंस, प्लस फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम ध्यान रखना, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। इस सेक्शन में फ्री रिजर्व का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से भी है। ठीक है जी। तो मेंबर्स बायबैक कहां तक कर सकते हैं? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसमें से इक्विटी का बायबैक, मैक्सिमम इक्विटी का बायबैक कितना हो सकता है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा बायबैक नहीं हो सकता, मैक्सिमम इक्विटी का बायबैक। ठीक हो गई इतनी बात। ओवरऑल मेंबर इतना बायबैक कर सकते हैं, जिसमें से इक्विटी का बायबैक इतना हो सकता है। अब ये रिवीजन क्लास है, अब मैं यहाँ ये तो नहीं बता सकता कि इक्विटी क्यों बायबैक की जाती है, प्रेफरेंस क्यों बायबैक की जाती है। वो मेन क्लासेस के अंदर खूब तेल निकलवाया, उन पे एक एक घंटा डिस्कशन किया। बट आज यहाँ पर केवल मैं रिविजन कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट की जो अपने पेपर में तैयार करके जाना है। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, मेंबर जब भी बायबैक करेंगे कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक हो गई बात। कुछ और भी कंडीशन है बायबैक की जिनकी चर्चा करते हैं। पहला, बायबैक, इसका मतलब है कंपनी जब अपने खुद के शेयर परचेज करती है। बायबैक के सोर्सेस क्या हैं? बिल्कुल सेम है जो कि सेक्शन 55 के अंदर थे। कौन से 55 के अंदर? रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। वहां भी हमारा उद्देश्य ये था कि कैपिटल कम हो रही है रिडम्पशन के कारण, तो फिर उसको कवर दो ताकि वो मेंटेन रहे। यहां भी हमारा उद्देश्य वही है। इसलिए जब भी कंपनी बायबैक करेगी तो फिर एक शेयर बायबैक हुए तो दूसरे प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू आ जाएगी, या फिर कंपनी फ्री रिजर्व्स में से CRR मेंटेन कर देगी, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज करेगी कंपनी। बिल्कुल तीन सोर्स वही थे, एज इट इज यहां पर ले आए हम। तीन सोर्सेस बिल्कुल वही के वही है। ठीक हो गई इतनी बात। आगे बट कंपनी एक बात का ध्यान रखना, वो क्या? अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बायबैक कर रहे हो, कहता है जी हाउ आर द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द काइंड ऑफ शेयर कैन नॉट बी यूज्ड टू बाय बैक द सेम काइंड ऑफ शेयर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बायबैक करने के लिए कंपनी आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही लाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। सिमिलरली इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक करने के लिए आप इक्विटी शेयर कैपिटल ही लाओ,
नहीं नहीं नहीं, मतलब प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर कैन नॉट बी यूज्ड टू बाय बैक द सेम काइंड ऑफ शेयर। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है भैया कि सपोज कंपनी आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अब रेस कर रहे हो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जब रेस कर रहे हो तो फिर आप क्या लेके क्या होगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या क्या होगे कि हम बायबैक करने जा रहे हैं। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई और अब आप इक्विटी शेयर कैपिटल को मतलब आने के बाद अब उस पैसे को यूज कर रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक करने में, तो क्या इससे धोखा नहीं है उनके साथ? यस, ये धोखा है। तो इसलिए कोई एग्जिस्टिंग कैपिटल जो आ चुकी है उसको अचानक बायबैक करने के लिए यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप ये बता के ले आओ कि भैया हम बायबैक के लिए आपसे कैपिटल मंगवा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो कैपिटल आ चुकी है, प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू, ऑलरेडी कैपिटल आ चुकी है, अब आप किसी और पर्पस के लिए लाए थे, आज आप उसे बायबैक में यूज कर रहे हैं, ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है जी। अमन, सेम है दोनों। फ्री रिजर्व का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। ऑथराइजेशन, कंपनी को बायबैक करने से पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कंपनी बायबैक केवल तभी कर सकती है जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में। बट मेंबर अगर बायबैक करेंगे, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बायबैक करेंगे तो केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास कर देना और फिर उसके द्वारा आप 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक बायबैक कर सकते हो। ठीक हो गई बात? आगे एक चीज का और ध्यान रखना, सारे पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी शेयर्स के टेस्ट में दिखाऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। फिलहाल रेस्ट्रिक्शन ऑन बायबैक देखिएगा, मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है? 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व तक, जिसमें से पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक 25% ऑफ द कंपनीज टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, बायबैक का मतलब क्या होता है? मतलब आप उनसे शेयर्स वापस लेने जा रहे हो, तो ध्यान रखना केवल उन्हीं को ही बायबैक के अंदर ना आप जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस होता है ना उससे थोड़ा ऊपर पे करते हो, थोड़ा ऊपर, तो ये बेनिफिट उनको देना जिनके शेयर फुली पेड अप है, बाकियों को मत देना। बायबैक करवाना इतने लेवल तक करना कि डेट अपॉन इक्विटी रेशो 2:1 से ज्यादा ना हो जाए। बायबैक इतना ही करना कि वो मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशो 2:1 रहे, उससे ज्यादा ना हो। बस ये वो कंडीशन है, 8 कंडीशन जो आप पढ़ के रखना, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा किसी भी हालत में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इश्यू कर सकते हैं बायबैक के लिए, इक्विटी के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कुछ और कंडीशन की चर्चा मैं जरूर कर देता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स बायबैक, जो भी शेयर बायबैक करोगे क्या करोगे, उन शेयर को बायबैक करने के लिए 7 दिन के अंदर अंदर उनको खत्म कर देना पड़ेगा, सारे शेयर सर्टिफिकेट को जलाकर खत्म कर देना। बायबैक फ्रॉम होम, किससे किया जा सकता है बायबैक? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से किया जा सकता है, ओपन मार्केट में से लोगों को बुला के कर सकते हो, और या फिर एम्प्लॉइज से मंगवा सकते हो कि एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी के थ्रू भी बायबैक कर सकते हो। एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी यहाँ पर देना जरूरी है, जहाँ पर कंपनी कसम खाएगी, मम्मी कसम खा के कह रहे हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, वो ये कि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आपको रजिस्ट्रार और सेबी को फाइल करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप कहोगे कि हम कसम खा के कह रहे हैं कि बेशक हम अपने खुद के शेयर परचेज करने जा रहे हैं, मगर खुद के शेयर परचेज करने के बावजूद भी हम इस लायक रहेंगे, सॉल्वेंट रहेंगे, और 1 साल के अंदर अंदर, कम से कम 1 साल तक हम आगे इंसॉल्वेंट नहीं होने वाले। इस बात की डिक्लेरेशन आपको कंपनी आपको देनी पड़ेगी, तभी आप बायबैक कर सकते हो, जब ये डिक्लेरेशन आरओसी और सेबी को आप दोगे। देखो बेटा, आज मैं फायदे तो नहीं बता सकता भास्कर भागवत जी की बायबैक से फायदे क्या है, उसके लिए नॉर्मल क्लासेस हैं, तो उसके लिए रिवीजन क्लासेस में फायदे नहीं सुना सकता, क्योंकि इन क्लासेस का पर्पस अदरवाइज हट जाएगा। अच्छा जी, और आपको कुछ नहीं करने की जरूरत सेक्शन 68 में, बस प्लीज जितने पॉइंट रिकॉल करवाए हैं उतने ही। अब आपको मैं एग्जाम में, ये टेस्ट में दिखाऊंगा कल के, 2-3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं बायबैक पे, 2-3 जितने पॉसिबिलिटी है सब डाल दिया। कल के टेस्ट में आपको पता लगेगा कि हाँ जी कैसे दर्शन होते हैं एग्जाम में बायबैक से। चले, फिर उसके बाद सेक्शन 69 क्या है? मैंने कहा जी बायबैक करने के लिए आप क्या कर सकते हो,
एक सोर्स ऐसा ही है कि आप फ्री रिजर्व्स में से यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में से क्या सीआरआर क्रिएट कर सकते हो? यस, ये सेक्शन 69 है, तो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है सेक्शन 69, मतलब अपने आप में कोई बहुत बड़ा हस्ती नहीं है सेक्शन 69, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेक्शन 70, प्रोहिबिशन ऑफ द बायबैक। ये प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक क्या कहता है? देखो जी, प्रोहिबिशन का मतलब होता है हम बायबैक करने ही नहीं देंगे। अच्छा, किन केसेस में? कुछ इन केसेस में। क्या वो कौन से केस है? पहला पढ़िएगा। पहला, कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर अपनी सब्सिडरी के थ्रू परचेज नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर अपनी सब्सिडरी के थ्रू परचेज नहीं कर सकती है। एमसीक्यू भी आएंगे भैया। हाँ जी, क्यों? क्योंकि सोचो ना, बड़ी सीधी सी बात है, कंपनी एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 70% शेयर्स लिए, यानी कि पैसा दिया और शेयर लिए। आज एच लिमिटेड के शेयर्स ले रहा है, तो क्या फायदा हुआ? एच लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा होगा? एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा होगा? एच लिमिटेड का। अच्छा, कौन किसका कहना मान रहा है? एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में शेयर किए, तो ये बाप है और ये बेटा बन गया। अब बताइए कौन किसका कहना मान रहा होगा? बेटा बाप का कहना मान रहा होगा। बाप कहेगा उठ, उठ जाएगा, बाप कहेगा बैठ, तो वो बैठ जाएगा। ओके, तो यानी कि एच लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एस लिमिटेड का नाम लिखा हुआ है, तो एक तरीके से ये करेगा तो वही जो एच लिमिटेड कहेगा। हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक तरीके से एच लिमिटेड का ही नाम लिखा हुआ है? हाँ। क्या किसी कंपनी के देखा रजिस्टर ऑफ मेंबर में खुद का नाम लिखा हो? नहीं, क्योंकि जिसका भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होता है उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का नाम बन गया एच लिमिटेड एंड एच लिमिटेड। वाह वाह वाह, कैसा लगेगा? अपनी मांग में सिंदूर में खुद भरूं, अच्छा लगेगा? नहीं, सामने किसी और का होना जरूरी है। यस, इसलिए एच लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एस लिमिटेड का नाम नहीं आ सकता, तो इसलिए कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी के थ्रू अपने खुद के शेयर परचेज नहीं कर सकती है। ठीक हो गई बात? दूसरा, कोई भी कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी पैसा नहीं दे सकती कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाए और बायबैक के थ्रू पैसा कमाकर बाहर निकल जाए। नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी को पैसा देकर ये वाली ट्रांजैक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनियां खोलकर उनको पैसा देकर कंपनी से और बायबैक में पैसा कमाते थे, खूब कमाते थे। लॉ ने कहा ये बायबैक हम नॉर्मल शेयर होल्डर के लिए दे रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारे बेनिफिट के लिए नहीं। ठीक है ना? चलिए, फिर कंपनी ध्यान रखना, अगर बायबैक करना चाहते हो तो शर्त यह है कि कुछ डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डी में 3 डीज का कोई डिफॉल्ट ना हो। 3 डीज, इनमें कोई डिफॉल्ट ना हो। डिपॉजिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, डिबेंचर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इनका कोई डिफॉल्ट ना हो। ठीक हो गई इतनी बात? फिर साथ में प्रेफरेंस शेयर्स का भी कोई डिफॉल्ट ना हो, प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस टर्म लोन, कोई डिफॉल्ट ना हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए कोई डिफॉल्ट हुआ भी सही, आपने डिफॉल्ट रेमेडीड कर दिया, सही कर दिया, अगले 3 साल तक भी अभी आप बायबैक नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने डिफॉल्ट कर भी दिया तो उसके बावजूद भी अगले 3 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। फिर नो नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 92, कंपनी ने एनुअल रिटर्न में कोई डिफॉल्ट ना किया हो आज के डेट में, ये वाले हमें देखने हैं एग्जिस्टिंग। पॉइंट नंबर 3 वाले कौन से थे? डिफॉल्ट ठीक होने के बावजूद भी 3 साल तक की प्रोहिबिशन है, बट यहां पर एग्जिस्टिंग है ही। पहला, सेक्शन 92, एनुअल रिटर्न में कोई भी डिफॉल्ट ना हो। सेक्शन 123, डिफॉल्ट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में कोई डिफॉल्ट ना हो। 127, पेमेंट ऑफ डिविडेंड में कोई डिफॉल्ट ना हो। 129, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट मतलब शेड्यूल 3 के अनुसार प्रिपरेशन में कोई डिफॉल्ट ना हो। तो ये डिफॉल्ट अगर नहीं है तो ही कंपनी बायबैक कर सकती है। ये था हमारा सेक्शन 70 तक की कहानी।
इसके अलावा एक और सेक्शन है सेक्शन 72, जिसके बारे में मैं बोल देता हूं, जो आपके चैप्टर नंबर 11 में सबसे लास्ट पॉइंट होगा, नॉमिनेशन एंड ट्रांसमिशन। ध्यान रखना, इसके बारे में बता देता हूं ये क्या होता है नॉमिनेशन और ट्रांसमिशन। नॉमिनेशन का मतलब होता है कि जब कोई शेयर होल्डर अपने जीते जी एक नॉमिनी बना जाता है किसी व्यक्ति को, जो रिलेटिव भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसे नॉमिनेशन कहते हैं। और ट्रांसमिशन होता है जब आपने ऐसा कोई भी नॉमिनी नहीं बनाया तो फिर अगर इन दोनों सिचुएशन में मान लीजिए शेयर होल्डर की डेथ हो गई, तो पहले केस में तो नॉमिनी के पास शेयर्स चले जाएंगे, कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन, और दूसरे केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास शेयर चले जाएंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ऐसा डेथ के केस में भी होगा या इंसॉल्वेंसी के केस में भी होगा। ठीक हो गई बात। इंसॉल्वेंसी में किसके पास चले जाते हैं? ऑफिशियल असाइनी के पास चले जाते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो नॉमिनी वगैरह था या लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, इनके पास दो तरीके के अधिकार हैं। पहला, ये इंडिविजुअल होना जरूरी है इनके पास दो अधिकार है। पहला, ये उन शेयर्स का जो कि उसे डिसीज्ड से मिले हैं, सेक्शन 72 के अंदर ये उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और ये उसे अपने नाम पर रजिस्टर भी करवा सकते हैं। फिलहाल सेक्शन 72 जो आईसीआई का जो एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन है, हाँ बिल्कुल ठीक, उसके अंदर से अब उन्होंने हटा दिया है। बट फिर भी मैं ये सेक्शन इसलिए कह रहा हूं कि जितना कॉपीज में चार्ट बनवाया है, बस उसको पढ़ के जाना। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेशक सेक्शन 72 हटा दिया है, परंतु मेंबरशिप के चैप्टर के अंदर इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक है वो अभी भी जिंदा है कि मेंबर कैसे बना जा सकता है। तो वहां पे एक लिंक अभी भी जिंदा है इसका। इसलिए जो चार्ट आपकी कॉपीज में बनवाया या जितना मैंने अभी बोला, बस उतना ध्यान रखना। सेक्शन 72 को और ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना। यानी कि नॉमिनी के पास दो ऑप्शन है, पहला वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर सकता है, और दूसरा वो खुद भी मेंबर बन सकता है, जिसे नॉमिनेशन या ट्रांसमिशन कहते हैं। अब 72 बेशक इंस्टीट्यूट ने हटा दिया, मगर मेंबरशिप के चैप्टर में इतना जितना मैंने बोला वो जरूर यूज होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक हो गई इतनी बात? तो ये थी हमारे शेयर्स की सारी की रिवीजन। अब हमारा सबसे नेक्स्ट स्टेप होगा शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर करना। क्वेश्चन आंसर करने से पहले मेरा स्टेप होगा पहले टेस्ट लेना। जरा मैं आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट के थ्रू पहले चेक कर लूं। आप में से ज्यादातर बच्चे, 70% बच्चे मेरे को ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि वॉल्यूम 3 खुद टैकल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे उनमें कोई दिक्कत नहीं, शायद उनके 2 ग्रुप्स होंगे, मैं सितंबर के महीने में कराऊंगा, बट अभी मैं केवल टेस्ट पे जोर दे रहा हूं। तो अब कल आपको टेस्ट मिलेगा, माइट भी वेडनेसडे तक उसकी सॉल्यूशन वीडियो भी मिल जाएगी। टेस्ट करके अपने पास रखना, ढंग से प्रेजेंटेशन जैसे करते हो वैसे ही करना। फिर जब मैं प्रेजेंटेशन कराऊंगा तो अपने प्रेजेंटेशन को चेक करना, अपनी एक कॉपी बना के रखना, क्योंकि हर हफ्ते अब टेस्ट होगा। क्योंकि इस अगले सैटरडे को, जैसे आज सैटरडे, अगले सैटरडे को क्लास होगी डिवेंचर्स की और डिपॉजिट की रिवीजन की, फिर उसका टेस्ट होगा अगले ही दिन। ठीक है निखिल, नवंबर में एग्जाम होंगे या नहीं हमें इस चीज से मतलब नहीं है, हम अपनी तैयारी पूरी करके चल रहे हैं। चलो जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, सेक्शन 72 इस अटेम्प्ट से तो डिलीट हो गया, बट जो ट्रांसमिशन और नॉमिनेशन नाम की टर्म है वो जिंदा है मेंबरशिप के चैप्टर में, तो ध्यान रखना। जनरल क्लॉज एक्ट की क्लास यूट्यूब से डिलीट हुई है 1 हफ्ते के लिए, वो आ जाएगी वापस, चिंता मत करो, वो आ जाएगी। बेटा इक्विटी शेयर डीवीआर 26% दे रखा है, कॉपीज में चेक कर, चेंज हो गया है, रिवीजन क्लास में भी करवाया, चेंज हो गया है। धन्यवाद। एक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ वेडनेसडे को वो क्लास लाइव होगी, और वो क्लास यूट्यूब पे कभी नहीं आएगी, प्लीज मेक श्योर। बाकी आपकी इच्छा है, अपने भविष्य के आप खुद निर्माता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। शेयर्स का टेस्ट है और किसी का नहीं, केवल शेयर्स का। धन्यवाद, बाय बाय।
विच सेक्शंस आर एक्सक्लूडेड। रिया जैसे ही चैप्टर होता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, जैसे इस रिवीजन में बताया है वैसे ही अगले चैप्टर की रिवीजन में भी बता दूंगा अगर कुछ होगा तो। अब ज़्यादा है नहीं, वो अगले डिबेंचर डिपॉजिट में कुछ नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।